चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर। इधर हम लोग आज क्लास करेंगे काची कांच के स्लैब से अपवर्तन। अगला टॉपिक किसके स्लैब से? कांच के स्लैब से अपवर्तन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग कांच के स्लैब से अपवर्तन का चित्र देखेंगे किस प्रकार से होता है। आप भी चित्र एकदम ठीक से खींचिए, एकदम घर जाकर। चित्र गड़बड़ हो गया था कहानी चौपट है। ठीक, एग्जाम में चित्र बहुत मायने रखता है। क्या रखता है? बहुत मायने। ठीक, यह मान लीजिए कि हम एक अपवर्तनांक कोई एक माध्यम ले लिए और इस माध्यम को कांच नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कांच। कांच मतलब शीशा, कांचे। अब इस कांच पर एक हम किरण लाते हैं। इस किरण को किस प्रकार से खींचेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हम एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। आप भी देखिए, चित्र बनाने के तरीके को समझिए। आप जब भी आप घर पे चित्र बनाइए तो इस चित्र को सबसे पहला लंब आप इधर ही खींचे, थोड़ा सा किनारे। बात क्लियर? ताकि इधर जो फिगर बनेगा एकदम साफ साफ बनेगा। क्या बनेगा? साफ साफ। अब इस लंब पर हमारी एक आपतित किरण आती है। कौन सी किरण? और इस किरण को थोड़ा आपको पट रखना है। पट समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा इधर में झुका के चित्र साफ साफ बने, इसलिए कोई रूल नहीं है काहे झुका कर रखेंगे। चित्र साफ साफ बने इसलिए आप क्या करिएगा, किरण को क्या करिए, तनी सो झुका के रखिए ताकि आगे वाला चित्र हमारा साफ साफ बने। यह किरण आई ऐसे तो यहाँ पे आने के बाद टकराएगी, और लेकिन इसको कैसे गुजर जाना चाहिए? सीधे गुजरना चाहिए। गुजरना चाहिए था ना, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है। अपवर्तन के घटना के कारण यह अपने अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। किसकी ओर? अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है। क्लियर है? और यह इस बिंदु पर टकराएगी। तो इस बिंदु पर भी हम लोग एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। इस प्रकार से क्या डालेंगे? लंब। एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। डाला गया लंब। इस लंब का मान दे देंगे हम n डैश। काची इस बिंदु पर टकराई और यहाँ पे इस बिंदु पर टकराई। अब इस किरण को निकलना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से निकलना चाहिए था। इसको निकलना चाहिए था ना, लेकिन यह इस प्रकार से ना निकल के यह क्या करती है? अपने अभिलंब से दूर भागती है। क्या करती है? इसका एक कारण है। काची कारण प्रकाश का अपवर्तन। किसका अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। इस किरण को इस प्रकार निकलना चाहिए ना, लेकिन इस प्रकार न निकल के आखिर दूर कहाँ भागती है? सबसे पहला बात बोर्ड पे देखिए, हमारे पास तीन माध्यम है यहाँ पे, या दो माध्यम, एक ऊपर, बीच में और नीचे। इस माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल। काची कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। जो कि यहाँ पे ये विरल माध्यम जो है यहाँ पे हवा है। क्या है? इसका निर्देशांक अपवर्तनांक हम लोग लिखेंगे म्यू ए, एयर। काची एयर। ये प्रकाश की किरण आई है, इस बिंदु पे टकराई है, तो इस बिंदु का नाम दे दिए O। फिर यहाँ से अपवर्तन के नियम का पालन किया और यहाँ गया तो इस बिंदु पर टकराई और इस बिंदु का नाम दे दिए O डैश। क्लियर? अब यहां से इसको जाना चाहिए ऐसे। तो जो ये माध्यम है विरल, विरल से आया किस माध्यम में? ये माध्यम हो जाएगा हमारा सघन। काची कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। ध्यान से एकदम बोर्ड पर देखिए, कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन। और सघन माध्यम में हमारे पास कांच है तो म्यू जी लिखेंगे, जी फॉर ग्लास। बात क्लियर? फिर सघन माध्यम से कहां निकल गई? विरल माध्यम है। नीचे वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। फिर विरल माध्यम में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? हवा। क्या आ गया? हवा। और इस माध्यम का नाम दे देंगे हम लोग, इसका अपवर्तनांक लिखेंगे म्यू ए। प्रकाश कैसे कैसे जा रही है? पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन से काची विरल माध्यम में। बात क्लियर है? यानी हवा से कांच में, फिर कांच से हवा में। समझ रहे हैं इस बात को? तो जब हम लोग पढ़े होंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। समझ रहे हैं आप? तो अब की बार जो ये किरण है यहां से अभिलंब से कहां भाग जाएगी? दूर। कहां भागेगी? दूर। एकदम ध्यान दीजिए, इस किरण के एकदम समानांतर जाना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं आप? कहा जाना चाहिए? समानांतर।
समानांतर है कि नहीं हम लोग चेक कर लेंगे। ध्यान से देखिए ये समानांतर है कि नहीं, इस किरण का क्या कर लेंगे हम लोग, जांच। थोड़ा सा और ऊपर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऊपर में है। देखिए समानांतर लग रहा है अब। हाँ, यह का जाएगी इसके समानांतर, एकदम हूबहू। ठीक, बात क्लियर। ये जाएगी इसके समानांतर और ये इस प्रकार से निकल जाएगी। अब फिर से इस डायग्राम को समझिए फिर से। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुकती है। यहां बनने वाला कोण हो जाता है कोण आई। यहां बनने वाला कोण हो जाएगा आर, तो इसका नाम देंगे R1। यहां बनने वाला कोण हो जाएगा R2। यहां एक कोण हो जाएगा जिसे हम लोग ई कहेंगे, क्या कहेंगे, ई। अब यहाँ पे ई क्या है, इस बात की जानकारी होना चाहिए हम लोगों को। क्या चाहिए, कोण ई को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण, कोण ई को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। कौन सा कोण, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बात दूसरा दिमाग में, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बात दूसरा दिमाग में, ठीक, क्लियर है। निर्गत कोण, निर्गत कोण किसे कहते हैं इसका परिभाषा भी डाल दे रहे हैं हम यहाँ पे। कौन सा कोण, निर्गत कोण। परिभाषा ध्यान सुनिएगा। जब ये निर्गत कोण है तो ये बाहर निकलने वाली किरण निर्गत किरण हो जाएगी। कौन सी किरण, बाहर निकलने वाली किरण को क्या कहेंगे, निर्गत किरण। इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। समझ पा रहे हैं आप। अब यही किरण इस प्रकार से गई है झुकते हुए, तो ये जो सामने गई है ये आपतित किरण आई, यहां से झुक गई, फिर यहां गई, यहां से दूर भागी, तो आपतित किरण ये डॉट डॉट लाइन से निकली है। तो इस किरण को हम लोग आगे जाके क्या कहेंगे, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। बात दूसरा दिमाग में। और ये जो लास्ट में किरण निकलते उसे क्या कहते हैं, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा किरण, देखिए निर्गत किरण। कौन सा किरण, निर्गत किरण तथा काची निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, काची निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, अभिलंब के बीच काची, अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, बोलिए क्लियर है कि ना। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, काची, इसे ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। ठीक, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डेट इज कोण ई जो है, आगे जाकर हम लोग सीखेंगे कोण आई के साथ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये आगे जाके सीखेंगे हम लोग। बात क्लियर। यह जो निर्गत कोण है आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यह सारी चीजें जानकारी हमको चाहिए कांच के स्लैब से अपवर्तन में। तो कांच के स्लैब से अपवर्तन का ये रे डायग्राम है, और रे डायग्राम में सबसे पहले हम लोग कौन सा कोण सीखे यहाँ पे, बताइए कौन सा कोण, निर्गत कोण। कौन सा कोण सीखे, निर्गत कोण। इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, और इसे ई से लिखते हैं, इसलिए इसे किससे सूचित करते हैं हम लोग, ई से। बात क्लियर। अब यहां हम लोग आगे सीखेंगे, ध्यान चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब फिर से अब इसमें हम लोग को आगे क्या क्या पढ़ना है, किसमें, प्रकाश के जो प्रकाश का जो कांच के स्लैब से अपवर्तन है, इसमें हम लोग को अब क्या सीखना है, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। अब कांच के स्लैब से अपवर्तन में हमको क्या क्या सीखना है, जैसे अभी हम लोग सीख चुके हैं काची, निर्गत कोण किसे कहते हैं।
अब हमको कांच के स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार से होता है ये देखना है। ठीक, किससे अपवर्तन? कांच के स्लैब से, कांच के स्लैब से अपवर्तन। क्या पढ़ना हम लोग को? कांच के स्लैब से अपवर्तन सीखना है। तो ये कांच के स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार से होता है? ये कांच का जो स्लैब बना है ये कुछ मोटा होता है। ठीक, तो इसके सतह का नाम दे देंगे सतह ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक। अब इससे सतह की कुछ मोटाई रही होगी, जैसे कुछ ये मोटा होता है। कांच देखे होंगे आप, तो कांच क्या होता है? मोटा होता है, समझ रहे हैं आप? ठीक, तो उसकी मोटाई को हम लोग क्या ले लेंगे? टी, जहां टी क्या है? कांच की मोटाई है। क्या है? मोटाई। थिंकिंग बात है ना समझ में? ठीक, तो ये क्या होता है? कांच की मोटाई। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सतह ए बी के लिए। किसके लिए? ध्यान से देखिए बोर्ड पर। ठीक, सतह ए बी से अपवर्तन। किससे? ए बी से। काचे? अपवर्तन। सतह ए बी से काचे? अपवर्तन। तो ए बी सतह से अपवर्तन किस प्रकार से होगा? तो ए बी सतह के लिए हम लोग नियम लगाएंगे। किसका? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अब यह नियम है क्या? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। अर्थात ऊपर साइन नीचे, तो हमको मिलेगा साइन आई बटा में साइन R1 बराबर नियतांक। तो कहां से कहां गया? हवा से कांच में। तो पहले कांच लिखेंगे। ठीक, म्यू जी बटा में म्यू ए। पहले माध्यम के सापेक्ष किसका लिखते हैं हम लोग? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है। ये बात हम पढ़ना सिखाए थे आपको। अपवर्तनांक में सीखे थे हम लोग। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष किसको लिखते हैं? दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक, क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ माध्यम हवा है, फिर क्या है? पानी है। तो प्रकाश हवा से कहाँ आई है? पानी में आई है। तो पहले हम पानी लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? हवा लिखेंगे। ऐसा ही कांच में जाएगा तो पहले कांच लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा? हवा लिखाएगा। आपको ये देखना है कि पहले कोना में जा रहा है वो करा के बाद में लिखना है, और जना में गया है उसको क्या लिखना है? पहले लिखना है। ठीक, तो यहां भी आप देखिए स्नेल का जो नियम लगा है, ये स्नेल का नियम। पहले प्रकाश हवा से कहा गया? कांच में। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे कांच, फिर बाद में लिखेंगे हवा। ठीक, और इसी को पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इससे हम लोग करेंगे समीकरण 1। फिर से ध्यान दीजिए, सतह किसके लिए? सतह नीचे वाला ना, सी और डी के लिए। सतह सी डी के लिए, सतह सी डी के लिए किसका नियम लगाना हमको? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। सतह सी डी के लिए किसका नियम लगाना है? बताइए। स्नेल का नियम। समझ रहे हैं आप? बुझा रहा? तो स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटा में साइन आर। तो यहाँ पे आई के रूप में क्या है? R2, और आर के रूप में क्या है? E है। तो पहले का कोण बटा में दूसर का कोण। तो पहले का कोण हमारे पास क्या है? साइन R2। दूसर का कोण क्या है? साइन E। अब प्रकाश कहां से कहां गया? तो कांच से हवा में। तो पहले कौन लिखाएगा? हवा वाला। कौन? हवा। म्यू ए बटा में म्यू जी। इसे हम लोग कहां पढ़ते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब हई दोनों के बारे में सोचना है। और ऊपर वाला हई दोनों के बारे में था। तब हई दोनों के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले प्रकाश हे में आया है कि हे में? हे में आया, कांच में। कांच से कहां गया? हवा में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हवा, फिर बाद में क्या लिखेंगे? कांच। अब हम क्या करेंगे? एक को पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। पलटेंगे तो साइन ई ऊपर चल जाएगा, साइन ई ऊपर जाएगा और साइन R2 नीचे आ जाएगा। तो हयो तो पलटाएगा। जब LHS में परिवर्तन करेंगे तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन। और इसे हम लोग करेंगे समीकरण 2। अब यहां देखेंगे समीकरण 1 में RHS का मान। किसका मान? ये वाला वैल्यू। और इसमें
ये वाला वैल्यू आपस में बराबर है। जब RHS बराबर हो जाएगा तो LHS भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। बुझा रहा है कुछ, है ना। जब RHS बराबर तो LHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो हम लोग कर दे बराबर, बराबर कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए अब बोर्ड पर, जब दोनों बराबर होगा अब हम लोग यहां लिखेंगे कि समीकरण 1, कौन सा समीकरण, समीकरण 1 बराबर है किसके साथ, समीकरण 2 के साथ। अब ये किस प्रकार से बराबर है यहाँ पे हम समझा है, बुझा कुछ। जब बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि हई वाला और हई वाला आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ठीक, तो साइन आई बटा में का चीज साइन R1 बराबर हो जाएगा किसके साथ, साइन ई बटा में साइन R2। हो रहा है बराबर है दोनों, देख रहा है, बराबर लिख दिए। अब हम लोग चित्र में देखेंगे, काची में, चित्र में। अब यह एक कांच है, तो कांच के दो फलक यानी सतह आपस में समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, समानांतर होने कंडीशंस में ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण R बराबर है कोण R2 के साथ। तो कौन कोण से, कौन कोण, एकांतर कोण के साथ ये क्या हो जाएगा बराबर। जब एकांतर कोण के कारण ये बराबर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन R1 इज इक्वल टू द साइन ई बटा में साइन R2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा R1। क्या है, काशी के दोनों क्या है बराबर। अब एक से कट जाएगा, बच गया काची साइन आई बटा में साइन ई। अब साइन से साइन खत्म, अब हमारे पास बच गया कोण आई बराबर कोण ई। बात क्लियर। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है ना। तो कोई कोई है का कि इसमें एंगल का चिन्ह लगा देता है, काची एंगल का, एंगल मतलब, एंगल मतलब काची कोण, और है कोण का चिन्ह है, किसका चिन्ह है कोण का। क्लियर। अब यही बात हम यहाँ परिभाषा में आपको बताए थे कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण को इस सूचित करते हैं और निर्गत कोण आपतन कोण के साथ क्या होता है बराबर होता है। और बोले कि आगे हम प्रमाणित कर देंगे कि कांच के स्लैब से कोई अपवर्तन होता है तो निर्गत कोण आपस में किसके साथ बराबर होता है, आपतन कोण के साथ बराबर होता है। तो यहाँ हम एक लोग वर्ड लिख देंगे यहाँ पे, बोर्ड पे देखिए, अतः प्रमाणित हो गया कि निर्गत कोण, कौन सा कोण, निर्गत कोण, कौन सा कोण, निर्गत कोण, कौन सा कोण, निर्गत कोण, जिससे हम लोग ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं ई, निर्गत कोण को क्या लिखते हैं ई, कॉमा देकर आपतन कोण, कौन कोण, आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण आई के साथ क्या होता है, आपतन कोण, ठीक, आई के साथ क्या होता है, बोलिए बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया। ठीक, यही कांच के स्लैब से अपवर्तन का क्या है चित्र है। कांच के स्लैब से अपवर्तन का चित्र आएगा तो बोलेगा कांच के स्लैब से अपवर्तन का चित्र खींचे और दर्शाएं कि आपतन कोण निर्गत कोण के साथ बराबर होता है। बुझाया।